किसी व्यक्ति ने एक बार मुझसे पूछा था कि बिहारियों की इस दुर्दशा का कारण क्या है? और मुझे उस प्रश्न का उत्तर मिल गया है। लेकिन उस उत्तर पर चर्चा करने से पहले आप सभी को आज आस्था के लोक पर्व, जिस पर्व में पुरोहितों की ज़रूरत नहीं होती, जिस पर्व में केवल स्थानीय उत्पादनों का प्रयोग होता है, जिस पर्व में पंक्तियाँ नहीं रहती जात-पात की, सब एक हो जाते हैं और जिस पर्व में कोई भी हिंदुत्ववादी ठप्पा नहीं लगा रहता है। उस आस्था के लोक पर्व, महापर्व छठ की आप सभी को बहुत-बहुत बधाई। आज शाम का अर्घ्य है। ये भी भारत की ही विशेषता है कि हम डूबते हुए सूरज की भी पूजा कर लेते हैं। लेकिन इसका हिंदुत्व से कोई लेना-देना नहीं है बिकॉज़ छठ इज़ अ फेस्टिवल। इट इज़ नॉट समथिंग वेरी रिलिजियस, यू नो। छठ धार्मिक नहीं है, यह त्योहार है। इस तरह कल्चरल। की बातें आपने बहुत कल्चरल या सांस्कृतिक, इस तरह की बहुत बकवास बातें आपने सुनी होंगी और कल हमने इसका भरपूर मुंहतोड़ जवाब भी दे दिया है अपने कल के पॉडकास्ट में। आज एक और विषय पर चर्चा करते हैं कि बिहारियों की दुर्दशा का कारण क्या है। उससे पहले मैं आपको एक बिहारी की कहानी सुनाता हूँ। एक अच्छा खासा पढ़ा लिखा बिहारी जो बड़े अच्छे मीडिया संस्थान में काम करता है। अब उस अच्छे का मतलब अच्छे नहीं होता है। नामी बनिया वाली जो कहावत है वो आपने सुनी होगी ना। तो आजकल जितने भी एंटरटेनमेंट चैनल्स हैं वो बड़े ही हैं, बड़ी ही दुकानें हैं। एक बड़ी दुकान में ठीक-ठाक पोस्ट पर काम भी कर रहा है और आज उसने मुझसे क्या कहा और पूरी गंभीरता से कहा, इसलिए मैं पूरी गंभीरता से बता रहा हूँ कि भाई वीरेंद्र, अनंत सिंह और इस जमात के लोग ही सही मौज दे रहे हैं। कुछ बाइट वाइट मिल जा रही है वरना बाकी लोग तो वैसे ही, बाकी लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं। मैंने उसको सलाह दी है कि इस लिस्ट में ओसामा साहब का भी नाम लिख लिया जाए, क्योंकि अगली बड़ी परिघटना तो वही होने वाले हैं अगर इस बार जीत गए तो। बिहारियों की दुर्दशा का यही कारण है। बिहारी इतने अहमन्य हैं, इतने जड़ हैं, इतने मूर्ख हैं, इतने जड़मती हैं कि उनको ये समझ में ही नहीं आता है कि वो क्या बक रहे हैं और क्या कह रहे हैं। ये वीरेंद्र वही है जिसने जबरन अपने नाम में भाई लगा रखा है। इसने टीवी मीडिया के सामने गाली गलौज देते हुए बाइट्स दी है, वो भी विधानसभा के बाहर। इसने पत्रकारों को जो गाली दी है वो वीडियोज, वो ऑडियोज इसके वायरल हैं। इसके इसके वीडियो बकायदा वायरल है। एक दलित बेचारे को फोन पर गाली दे करके हड़का रहा था। उस जी, उस अधिकारी ने, कोई सरकारी अधिकारी था, मतलब क्लर्क या लिपिक वगैरह था, तो उस क्लर्क को ये धमका रहा था, तो उसने रिकॉर्ड किया पूरा। और बेचारा दलित था तो उस दलित को धमका रहा, जैसा कि यादव बिहार में अक्सर करते हैं, तो वैसा ही कर रहे थे वो ये, तो उसके लिए उन पे एफआईआर भी हो गई है। वीरेंद्र वो वीरेंद्र कर रहा है, ये प्रॉब्लम नहीं है एंडी ब्रो। प्रॉब्लम ये है कि एक बड़े मीडिया संस्थान में काम करने वाला तथाकथित बुद्धिजीवी बड़ा पत्रकार यह कह रहा है कि वो जो वीरेंद्र है, जो अनंत सिंह है, ब्लडी दे आर माफियाज। आप कैसे, ये बात आपके मुंह से कैसे निकलती है साहब, किसी बिहारी के मुंह से कैसे निकलती है? हालांकि बिहारी इतने महान हैं कि अनंत सिंह को पिछले 20 साल से, और छोड़िए यार अनंत सिंह और किसी की भी बात या सूरज भान की बात या साहब की बात, ओसामा की बात, छोड़ दीजिए सारी बातें। लालू जैसे माफिया को, गुंडे को, चोर को, भ्रष्टाचारी को आपने 20 साल तक सिर पर बिठा के रखा, उससे मन नहीं भरा तो उसकी बीवी को, और अब उसके वैसे चिरकुट बेटे के लिए आप आंदोलनरत हैं जो 2 वर्ष की उम्र में अरबपति बन गया। कमाल करते हो बिहारियों यार आप। और दूसरी तरफ मैथिली ठाकुर है, आपको शर्म नहीं आई? गर्वीले मैथिलों, शर्म नहीं आई तनिक भी? उस बच्ची के सामने यार आप लोगों ने नारे लगा दिए कि बाहर ही बाहर जाओ, मैथिली ठाकुर गो बैक। आप उसके साथ एक
आप कुछ मत मानिए साहब, वो बाहरी है अंदरी है कुछ भी, आपने कभी शहाबुद्दीन के ऊपर बात की? और गर्वीले मैथिल ललित यादव कौन है जिसको आप जिताकर भेजते रहे? और गर्वीले मैथिलों, अब्दुल बारी सिद्दीकी कौन है तुम्हारे यहाँ का सांसद कितनी बार का? अली अशरफ फातमी कौन था जिसने दरभंगा मॉड्यूल विकसित कर दिया, दरभंगा आजमगढ़ सिवान ये ट्रायंगल बनाया? क्या करते हो मैथिलों यार, खास तौर से मैथिल और पूरे तौर से बिहारी। मुझे तो लगता है कि इन सब को आज छठी मैया का पावन पर्व है, उसी नाले गढ़े कहीं भी चुल्लू भर पानी पर्याप्त है, लेकिन आज ही डूब जाएंगे बिहारी। आपकी क्या राय है इंडिगो? देखिए, आज ही डूब जाए ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए। अभी जो थोड़ा बढ़ा हुआ आईक्यू वाले बिहारी होते हैं, जिनको नॉर्मल वाले बिहारी जो होते हैं वो लतिया करके बिहार से बाहर भगा देते हैं। साल में एक बार छठ में आ जाने देते हैं कि देख लो गरूर है तुम्हारा यहीं पे है, जैसे छोड़ के गए थे वैसे ही है। पैसा वैसा बीच बीच में देते रहना। तो ये ब्लैकमेलिंग जो चल रही होती है जिन लोगों के ऊपर, उन लोगों को हटा दिया जाए तो इन लोगों को ज़्यादा छूट मिल पाएगी। तो अभी चूँकि छठ का मौसम है और ये ज़्यादा आईक्यू वाले बिहारी जो हैं वो सब वापस आए हुए हैं, तो अभी आप थोड़े दिन तक सेफ हैं, आपको भी नहीं डुबाया जाएगा उसमें। अन्यथा उनके खुद डूबने के बदले आपके डुबाए जाने के चांसेस तो ज़्यादा थे। इतना कड़वा-कड़वा सच बोल दीजिएगा तो कैसे अच्छा लगेगा? मैथिली में तो ऐसा है कि भैया जिस दरभंगा इलाके में से वो लड़की गुज़र रही होती है, उस दरभंगा इलाके में दिखाने के लिए दर्जनों चीज़ें। बलराजगढ़ के किले से शुरू होकर के और पूरा दिन 1-2 दिन लग जाए, इतना टूरिज़्म का स्कोप होता है। पूरे शहर के टूरिज़्म के स्कोप का 10% भी इस्तेमाल कर पाए हैं। पूरा जो टूरिज़्म का जहाँ-जहाँ पे स्कोप होता है, उस पर तो पान की पीक फेंक करके, मूत के, पोस्टर चिपका करके, कब्ज़ा करके खत्म कर डाले हो। तो अभी अभी ये मेट्रो बहुत का आम बात जिस दिन मेट्रो का जिस उद्घाटन हुआ उस दिन ये दो कौड़ी के बिहारी, हरामखोर बिहारी, जाके उस पर पूरा थूक दिए हैं। कमाल है यार, सुअर हो, सुअर भाड़े में मन लगता है, उसके बिना नहीं रह पाओगे, स्वच्छ जल में मर जाओगे बिहारियों। छठ कर रहे हो, शर्म आती है? छठ कोई बिहारी जो छठ करता है उससे बड़ा हिपोक्रेट कोई नहीं है, मैं बता रहा हूं। क्यों नहीं है? क्योंकि जिन जलाशयों को तुमने ब्लीचिंग पाउडर छिड़क के उसमें पैर रखने लायक बनाया है गर्वीले बिहारियों, उसी को सुबह वाले, कल सुबह का अर्घ्य है, जाके पटना से लेके, मुजफ्फरपुर से लेके, दरभंगा से लेके, भागलपुर से लेके, कहीं भी बिहार के किसी भी नदी, तालाब, जलाशय, छतों पर चले जाइए, गंदगी का अंबार देखते देखते, और कल से वो जलेबी छानना फिर शुरू हो जाएगा नदी के किनारे। जब हमारे गर्वीले बिहारी, भले ही हमारा प्रधानमंत्री पूरे लाल किले से बोले स्वच्छता के लिए, शौच के लिए, लेकिन वो प्रधानमंत्री भी तो हमारा दुश्मन है ना। वो कह दे कि कल से धोना बंद है, तो भाई लोग सही में उसके विरोध में धोना दो बंद न कर दोनों दें। बंद कर देंगे। हो सकता है, क्योंकि हम आपको तो अधिकार हम तो नहीं है। आमंत्रित करते हैं कि हम तो आमंत्रित करते हैं कि अगली बार वॉश का प्रचार कर दे और लाल किले से ही कह दे बस एक एक वाक्य कि भाई शौच के हाँ बाद धो बिल्कुल, लेना बस चाहिए, कह दे अच्छा कि होता शौच के बाद आपको धोना चाहिए, बस उस दिन से ये नहीं धोएंगे। लेकिन है। गर्वीले बिहारियों, क्या तुमको सचमुच अधिकार है छठ पूजा करने का? नहीं है, क्योंकि तुम पिछले 4 महीने से तुमने दरभंगा में जल संकट पैदा कर रखा है। उस दरभंगा में जिस पर अभी भी वही गर्वीले मैथिल जो गो बैक बैकआउट कर रहे हैं, वही गर्वीले मैथिल पग पग पोखरी माछ मखान मधुर बोल मुस्की मुखपान विद्या नहीं ललित ये नगर सिर्फ दरभंगा थी। ये काहे सब का सिर्फ ललित मैथिल नगर? नहीं कहते हैं। अभी तो प्रधानमंत्री महोदय जब आए थे तो वो भी तो स्टेज से यही कह रहे थे ना, पग पग पोखर। हाँ, कहाँ पोखर? 600 600 पोखर केवल दरभंगा में तुमने भरे। मैथिलों, बेशर्मो, अगर तुमको शर्म आती है, इतनी सी शर्म अगर मैथिलों और बिहारियों को है, तो छठ पूजा बंद करो। तुम्हारी न औकात है, न तुम्हारा मुंह है, न तुम्हारा चेहरा है, छठ करने लायक नहीं हो तुम। और कल तस्वीरें चस्पा करूंगा मैं,
तुम लोग करके क्या करते हो। और अभी उसी घाट पर जाऊंगा और दिखाऊंगा कहां कहां तुमने मलों को बंद किया है, कहां कहां नालियों को। तुम लोग इतने गए बीते हो कि पोखर में अपने घर का संडास खोलते हो। शर्महीन हो तुम। एंडी ब्रो, मैं भावनाओं में थोड़ा ज्यादा हूं आज, इसलिए अब मेरा कार्यक्रम बंद होता है, अब आपका कार्यक्रम शुरू। दो मुद्दे हैं हमारे पास। पहला तो आज छठ का ये, और दूसरे बिहारी आखिर बिहारी क्यों हैं। बिहारियों की दुर्गति कम मेरे ख्याल से हो रही है, लेकिन ऐसी दुर्गति क्यों है, और बिहारियों की और ज्यादा दुर्गति क्यों नहीं होनी चाहिए। ये दो प्रश्न है मेरे। जी देखिए, और ज़्यादा दुर्गति वो मेरी जो कहानी थी वो उसमें सबसे पहले तो हमें याद आ जाती है। होता क्या है कि इस कहानी में एक ब्राह्मण होता है जो भविष्य वगैरह देख कर के लोगों का भविष्य बता करके कहीं पोथी-वोथी बाँच करके पतरा बाँच के और उससे गुज़ारा चलाता था। तो शाम में एक बार वो घर लौट कर के आ रहा था तो रास्ते में एक शमशान के पास से गुज़र ही रहा था कि उसके पैर से कुछ टकराया। तो उसने टटोल के देखा, कुछ चिकना सा गोल सा लगा, उसको वज़न ठीक-ठाक लगा तो उसने सोचा चलो झोले में रख लेते हैं, आगे देख लेंगे क्या है। थोड़ी रोशनी जहाँ मिलेगी, ये शमशान का इलाका लग रहा है, वहाँ से जल्दी-जल्दी भाग लिया। जैसे ही थोड़ी रोशनी में पहुँचा, वहाँ उसने अपनी पोटली में से उसको निकाला और देखने की कोशिश की कि क्या उठा लिए हैं हम। तो देखा कि किसी मनुष्य की खोपड़ी थी, जो पता नहीं कैसे सड़क में आ गई थी और लोग उसको कुचलते हुए रोज़ जाते थे। उस दिन किसी तरह से थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा करके बाहर आती गई, तो बाहर निकल गई थी, तो उसके पैर के ठोकर से वो जो है, वो बाहर आ गई पूरा। उसने जैसे ही देखा और सोचा है कि फेंकें इस खोपड़ी को, तब तक उसका नज़र गया कि भई ये अब था तो सामुद्रिक शास्त्र वाला, तो उसका नज़र गया कि इसके ललाट पे लिखा क्या है? क्या लिखा है इसके मस्तक पे? तो उसने देखा कि अभी इसकी और दुर्गति लिखी है। उसने सोचा मन ही मन कि हे भगवान! ये क्या बात हुई? मर गया तो निश्चित रूप से ये अकेला मरा था, तभी किसी ने दाह संस्कार इसका नहीं किया, ऐसे ही सड़ गई लाश। वो भी सड़क के किनारे, वो भी जब श्मशान बिल्कुल पास में था, ऐसी जगह पर। और लोग इतने साल से कुचलते हुए जाते रहे, इसको लात इतने खाने के बाद जाकर के जो है इसकी इसकी खोपड़ी है वो निकल कर के मेरे हाथ आई है। अब और कौन और मुझे लगता है कि बीच में एंडी ब्रो के यहाँ कुछ टेक्निकल ग्लिच आ गया है, थोड़ी सी समस्या हो गई है, लेकिन फिर से एंडी ब्रो लौट आए हैं। जी कंटिन्यू। हाँ, तो खैर अ, हम लोग जहाँ थे वहाँ पे बात ये चल रही थी कि वो सोचने लगता है कि और कौन-सी दुर्गति, कौन-सी दुर्दशा है इसकी जो बाकी रह गई है, तो वो उसको वापस अपने झोले में डाल लेता है और घर ले चलता है और सोचता है कि सुबह देखेंगे, जब पूरी पर्याप्त रोशनी होगी, धूप की रोशनी होगी, उस समय देखेंगे और डिसाइड करेंगे कि इसके भाग्य में आखिर एग्ज़ैक्टली क्या लिखा हुआ था। घर जाता है, अपना झोला टाँगता है और नहाने के लिए चला जाता है। इतने में उसकी पत्नी आती है, देखती है झोले में कुछ है सफ़ेद-सा, उसको कूटती, पीसती है और एकदम आटे की तरह उसको पीस-पास करके बना करके रेडी कर देती है, तो जाता वो चला रही होती है। इतने में वो आता है जल्दी-जल्दी और फिर से उस अपने झोले को टटोल के देखने लगता है कि चलो उसको दिए की रोशनी में देखें, हो सकता है यहाँ कुछ पढ़ पाएँ उसका भाग्य हम, उस खोपड़ी का भाग्य। तो देखता है झोली तो खाली है, तो पत्नी की तरफ मुड़ करके पूछता है, "अरे! ये था एक मेरे झोली में।" तो कहेगी, "हाँ, हाँ, वही तो हम ऊखल में डाले, ये कूटे हैं और अब इसको चक्की में डाल करके पीस रहे हैं।" तो जो वो पंडित था, वो माथा पीट लेता और कहता, "हाँ, हाँ, बस यही और दुर्दशा बाकी थी जो उसके भाग्य में लिखा हुआ हम पढ़े थे, वो एग्ज़ैक्टली यही था और दुर्दशा होनी अभी बाकी है।" तो यहाँ बिहार के साथ भी वैसा ही है। कई एक जगहों पर हर बार लोगों को बताया जाता है कि भाई अपराधी को मत चुनो, भ्रष्टाचारी को मत चुनो, हेलीकॉप्टर कैंडिडेट्स को मत चुनो, जो इधर-उधर से मतलब गलत तरीकों से धन कमा करके लेकर के आए हैं, वो चुनाव में आएँगे तो फिर उसके बाद जो नतीजे निकलेंगे वो अच्छे नहीं होंगे और ये देखा हुआ भी है कई जगहों पर। लेकिन इतना प्रेम होता है ना अपनी जात के गुंडों से कि उस जात के गुंडे को देखते ही जो है ना वो क्या कहते हैं स्खलन होने लगता है तो और क्या-क्या होने लगता है पता नहीं। तो उस जात के गुंडे को तुरंत वोट देना है और अपनी जात का जो गुंडा होता है वो गुंडा नहीं होता है। दूसरी जात का जो गुंडा है वो गुंडा है। अपनी जात वाला जो है वो तो बाहुबली है, दबंग है। ये सब हो सकता है, गुंडा नहीं। तो ये जी स्थिति हाँ, होती है। जैसे जी हाँ, जैसे यादवों के लिए पप्पू यादव मसीहा है,
भूमिहारों के लिए सूरजभान मसीहा है, अनंत सिंह मसीहा है, यादवों के लिए वीरेंद्र मसीहा है, रीतलाल मसीहा है, और ये सब एक नंबर के छंटे हुए गुंडे, अपराधी, माफिया और क्या क्या नहीं है। लेकिन उसी पप्पू यादव के सामने तुम नोट लेने के लिए यार, और तुम बात करते हो राज्य की और देश की, और तुम बात करते हो कैंडिडेट की, तुम बात करोगे लोकतंत्र की। किसी ने क्या गलत कहा कि मुर्गा भात खा के तुम बिकते हो या एक पौवा पर बिकते हो? क्या ठीक तो था। वो सब छोड़िए ना। अब तो वीडियो में देखा हुआ है ना, कम से कम 5 वीडियो तो पिछले 10-15 दिन के मेरे पास हैं जिसमें पप्पू यादव नोट बांट रहे हैं। तो पप्पू यादव जो ये नोट बांट रहे हैं, कोई ना कोई ले तो रहा है ना। और जो ले रहा है 500 का नोट उनसे, उसने अपना वोट जब बेच दिया तो वो कौन सा लोकतंत्र बचाने आएगा? उसके सामने आप संविधान लहरा करके, और एक जो पार्टी है, पार्टी का युवराज है, वो कह रहा होता है कि आओ भाई हमको दे दो वोट। वो क्या संविधान बचाएंगे? वो तो खुद ही बेच रहा है, वो तो 500 का नोट लेकर के। उसके सामने ये करने के लिए बोल रहे हो, क्या फायदा होगा? मूर्खों की जमात है। भांग असल में कुएं में ही पड़ी हुई है। ऐसा नहीं है कि 1-2 या 5-10 लोग पागल हैं, या 50%, 60% लोग पागल हैं। नहीं, यहाँ स्थिति 80% से ऊपर है। बल्कि 90%, 95% भी हो तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। ज्यादातर लोग यहाँ पे वैसे ही हैं, वैसी ही मानसिकता के हैं कि ऐसे ही लोगों को ये लोग चुनेंगे, ऐसे ही लोग इनकी सरकार बनाएंगे, और फिर उसके बाद ये शिकायत करेंगे कि भाई बिहार पिछड़ा क्यों है? तुमने ही किया नहीं, है भाई। उसके बाद तो ये कहेंगे कि बिहार रहने लायक नहीं है, बिहारी सब एकदम बेकार है। अरे तुम ही ने बनाया साहब, ये तुम्हारी ही रचना है। अनंत सिंह को 5 बार से तुम ही चुन रहे हो और आज भी उसकी अदा पर लहाल लोट रहते हो। रामधारी सिंह बिल्डर क्या मजा कर दिया। अरे वो तुम्हारा प्रतिनिधि है गधों। 14 करोड़ बिहारियों में से एक प्रतिनिधि, जो 243 प्रतिनिधि होते हैं उसमें से एक अनंत सिंह है। तुमको तो याद रखना चाहिए, नेता इसका लोग नहीं याद रखते। उल्टा करके देखिए, इसका उल्टा करके हम आपको दिखाते हैं। एक बहुत छोटी सी जगह है अंबिकापुर। अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में है। तो वहाँ पे एक छोटी सी जगह है अंबिकापुर नाम की। उन्होंने क्या किया कि उनकी जो म्युनिसिपैलिटी थी, उन्होंने एक रेस्तरां खोल दिया, और उस रेस्तरां का नाम है गार्बेज रेस्टोरेंट। वहाँ पे आप आधा किलो प्लास्टिक लेकर के जाइए, आपको नाश्ता मिल जाएगा। 1 किलो प्लास्टिक लेके जाइए, खाना मिल जाएगा। तो ये इंतजाम कर दिया। अब लोग जो भी प्लास्टिक कूड़ा कचरा है वो वहाँ पे पहुँचने लगा, जाने लगा। आप बताइए कि ये पटना के लिए क्यों नहीं हो सकता? गया जी के लिए क्यों नहीं हो सकता? ये मुजफ्फरपुर के लिए क्यों नहीं हो सकता? ये 3 तो बिहार के सबसे प्रदूषित शहर है ना। टॉप 10 में से इन 3 का नाम तो रहता ही है। समस्तीपुर आप एंडी कभी-कभी ब्रो बहुत क्यूट हैं। तो समस्तीपुर दरभंगा के एंडी लिए ब्रो वो जी। आप बहुत क्यूट हैं, आई लव यू। हाँ। आप महाराज उन लोगों से छत्तीसगढ़, इंदौर और उसकी कल्पना कर रहे हैं और अपेक्षा रख रहे हैं, जो चलती बस में से केला खा के और फेंकने के बाद ये देखने या सोचने तक की जहमत नहीं उठाते कि वो केले का छिलका किस गरीब पर जाके पड़ेगा, किसके मुंह पर पड़ेगा। यहाँ चलती बसों से लोग गुटखा खा के फेंके जा रहे हैं और आप क्या सब ये सब बात कर रहे हैं। अब आप कहेंगे इंदौर की तरह सफाई पर आ जाओ। आप जिस जगह बैठे हुए हैं वहां उस मोहल्ले का हाल मैं आपसे क्या कहूँ। आप अपार्टमेंट में बैठे हुए हैं, 2 मंजिले 3 मंजिले पर हैं, लेकिन एंडी ब्रो नीचे नहीं उतर सकते हैं अभी। मैं इनको चुनौती देता हूं कि अपने घर से नीचे उतर के दिखाइए। क्यों नहीं दे सकते हैं दर्शकों? क्योंकि घर के नीचे 1.5 फीट पानी जमा है। ना छठी मैया का नहीं है वो नाले का पानी है। और ये राजधानी पटना के पौषतम इलाके में रहते हैं। क्या नाम है जी? शास्त्री नगर या शास्त्री कॉलोनी, जो भी है, ये पौषतम इलाके में रहते हैं। आप एक बार बोरिंग रोड की दशा देख लीजिए, जिसमें गड्ढे हैं कि गड्ढों में वो रोड पता नहीं। अभी अटल पथ के बनने से थोड़ी दुर्दशा ठीक हुई है, लेकिन अंदर आप बोरिंग रोड में जैसे घुसेंगे आनंद आ जाएगा। आप दरभंगा आ जाइए साहब मेरे यहाँ।
मैं आपको आपके घर अपने घर बुलाने में हिचकूंगा, मुझे शर्म आती है। क्योंकि हाईवे तक तो मामला ठीक है, लेकिन हाईवे से मेरे घर की दूरी जो 1 किलोमीटर है, आपको पहुंचने में 1.5 घंटा लगेगा। और ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, 1.5 घंटा लगेगा। और 45वें मिनट में मैं अपने घर से मुजफ्फरपुर अपनी ससुराल तक रहता हूँ, हाईवे टू हाईवे। मुजफ्फरपुर में अगर मैं घुसना चाहूं तो वहां भी 1.5 घंटा लगेगा शहर में, और यहाँ भी 1.5 घंटा। इस सब पर किसी को नहीं सोचना है आनंद जी। ये सब इन लोगों के लिए मसला ही नहीं है। हमारे इकोनॉमिक्स के सीनियर हैं, वो इसकी एक थियरी देते हैं, ये सिद्धांत है, बाकायदा अकादमिक सिद्धांत है। उसको हिंदी में मैंने उसका तर्जुमा किया है पशुवत दर्शन, पशु दर्शन। तो बिहारी जो हैं वो पशु दर्शन के निष्णात हैं। पशु कभी नहीं देखता कि मेरे अलावा क्या है, कुकुर को उसकी रोटी मिल गई, दैट्स एनफ। बाकी कुकुरों का क्या हो रहा है उसको नहीं मतलब है। कुकुर ने अपना जहां हगना है हग दिया, बाकी उससे दुर्गंध हो गई, पैर में लगेगा, उससे उसको मतलब नहीं है। तो हम बिहारी पशुवत व्यवहार के अग्रणी हैं साहब। हम लोग पशु हैं, हम लोग सुअर बाड़े में रह के बहुत आनंद। नाले का पानी जब हमारे पैर में जब तक नहीं छुआ हमको अच्छा नहीं लगता है। नहीं नहीं, लेकिन बेसिक देख, शुद्ध मंशा समझिए कि वहीं हगना है और वहीं लौटना है उसको। जी, और उसके बाद हमें छठ करने निकल जाना है, और 4 करोड़ बिहारी नंगे भिकमंगे यहाँ आ जाएंगे बिना मतलब। और उसके बाद ये भी सवाल पूछेंगे, इनकी बेहुरमती देखिए कि 12,000 ट्रेन का काहे नहीं चलाया जी। अरे पगला सब, तुम लोगों के नाम पर तो यार देखो ना, तुम्हारी शहीद एक्सप्रेस जब पंजाब पहुंचती है तो ट्राला ट्रॉली लेके लोग करते हैं, और उसका नाम ही उन लोगों ने मजदूर एक्सप्रेस रखा हुआ है। तुम्हारी ट्रेनों का नाम है श्रमजीवी एक्सप्रेस, जनसाधारण एक्सप्रेस, गरीब एक्सप्रेस। क्यों गरीब एक्सप्रेस भाई, क्यों गरीब रथ? गरीबी से इतना प्रेम क्यों, किस लिए? कहीं और चलती है जनसाधारण, कहीं और चलती है गरीब रथ? मुझे नहीं पता, शायद नहीं चलती है। लेकिन बिहारियों का गर्व जो है। एंडी ब्रो, मैं अब अपनी बात खत्म कर रहा हूं, आप अपना कंक्लूडिंग स्टेटमेंट दें। बिहारियों की मैं दुर्दशा यहाँ अभी नहीं है। समझ ये ये कि मेरा कंक्लूडिंग है। जिस मुद्दे पर लोगों को बोलना था उस मुद्दे पर कोई बोलता ही नहीं, और जिस मुद्दे पर बोलने से कोई फर्क और मुझे लग रहा है कि एक बार फिर एंडी ब्रो की तरफ से कुछ ग्लिच आया है, लेकिन ये चर्चा हम फिलहाल यहीं खत्म करेंगे। और अभी तक आपने जो सुना, देखिए मैं बिहारी हूँ, बड़ा प्रेम करता हूँ साहब अपनी जन्मभूमि से, लेकिन मुझे दरअसल कोफ्त होती है यहाँ के लोगों की सोच देखकर, यहाँ के लोगों का चिंतन देखकर। आप माफिया को, गुंडों को, सबको पाल सकते हैं, आप उनसे बातचीत नहीं करेंगे, लेकिन आपके लिए एक महफिली खराब हो जाती है। इन बातों पर सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, और उसके बाद कोई फैसला लेना चाहिए। अस्तु, आज के लिए फिलहाल इतना ही। इन बातों पर कोई भी विचार करे, और अगर 2 बिहारी भी सचमुच सोचने लगे, संजीदा हो जाएं, तो मेरा ये प्रयास सफल रहेगा। आप सभी को एक बार छठ के सांध्यकालीन अर्घ्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेरों शुभकामनाएं। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, और जिस तरह आप व्यालोक वाणी को अपना स्नेह और प्रेम दे रहे हैं, प्लीज उसे जारी रखें। हमें बड़ा अच्छा लग रहा है भीगने में, उस आनंद वर्षा में बड़ा अच्छा लग रहा है साहब। तो इसको और बढ़ाना है, और ज्यादा करना है। एक छोटे से विराम के बाद फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय जय सिया राम।